इस नई शुरुआत में वक्त तो अब बस गिनती का ही रह गया है और प्रिपरेशन बहुत सारी है, वहीं समय बहुत कम। आज मुझे प्लम के साइड से पार्सल रिसीव हुआ है। उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स भेजे हैं, उनके नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे, तो अब ट्राई करते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है। अब प्लम की जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वीगन होते हैं, तो अच्छे ही होते होंगे। और ये क्या है, चलो इसे ओपन करके देख लेते हैं। दिखाओ क्या है ये। विटामिन सी, इसके अंदर विटामिन सी है। कहाँ से ले आई हो तुम? इसके अंदर विटामिन डी है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और क्या ले आई हो? आज फिर से मुझे एक शूट करना था और वो ड्रेसेस का शूट था, तो पूरा टाइम उसमें गया। और बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ें एज अ स्नैक्स खा ली थी कि मुझे ना फिर डिनर करने जैसा भूख ही नहीं लग रही थी। मतलब भूख तो लग रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मैंने बहुत सारा कुछ खा करके रखा है। और ये जब से मेरा 34 वीक शुरू हुआ है ना, तब से ही मुझे ये फील आ रही है कि जैसे कि मेरा पेट ऑल द टाइम भरा हुआ रहता है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज गए हैं 6:30 और मेरी नींद तो वैसे खुल जाती है 4 या 5 बजे से खुल जाती है। और फिर उसके बाद से नौसिया आने लगता है, फिर बहुत तेज़ से यूरिन का प्रेशर आता ही रहता है, तो मैं जाती हूँ। और ये जो फेज़ है इस टाइम पर अजीब सा ही लगता है। तो जैसे ही मैंने 35 वीक्स में एंटर किया था, जो भूख होती है ना, मतलब कि रात को या दिन में जो भूख लगती है, वो भूख अपने आप से ही थोड़ा सा अजीब सी तेज़ भी हो गई थी। लेकिन मैं खाना खा नहीं पा रही थी, कुछ भी मील खा नहीं पा रही थी। थोड़ा सा खाओ और ऐसा लग रहा था पेट पूरा भर जा रहा है और कितना खा लिया है, लेकिन भूख लग रही थी बार बार एवरी टाइम। सो मैंने जो मेरे मील्स थे उसे और छोटा कर लिया था और कोशिश की थी कि फ्रीक्वेंट मील में बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा खाना खाऊं और नाश्ता खाऊं या फिर स्नैक्स खाऊं। तो अभी तक ऐसा चल रहा था। और अभी तो ऐसा हो गया है कि मॉर्निंग में उठते ही अजीब सी क्रेविंग होती है। सुबह सुबह से इतना स्पाइसी और तीखा और चटपटा खाने का मन होता है। एकदम सुबह सुबह सब इतनी सुबह क्या खाओ और क्या बन सकता है, कुछ नहीं। तो इतना अजीब अजीब सा खाने का मन होता है और मुझे लगता है कि मैं क्या करूं। और बहुत तेज़ खाने का मन होता है, मतलब तुरंत नहीं मिलता ना तो इतनी गुस्सा आती है, ऐसा लगता है। और आज तो इतना हो गया, सिचुएशन वियर्ड हो गई कि मैं रूम से उठ कर के बाहर आ गई। और मतलब मेरा बिल्कुल वो बेड पे लेटने का मूड नहीं हो रहा था। मुझे इतनी तेज़ क्रेविंग हो रही थी खाने की, भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। तो मैं देखती हूँ अब कुछ नमकीन वगैरह ले लेती हूँ उसके रिप्लेसमेंट में। और आप लोग मुझे बताना, क्या आप लोगों के साथ में भी कुछ ऐसा हो रहा है क्या? मतलब ऐसे कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या कि आपको बहुत तेज़ किसी चीज़ की क्रेविंग आती है ऑड टाइम पे? तो आप लोग क्या करते हो, क्या खाते हो, मतलब कैसे उस क्रेविंग को सेटिस्फाई करते हो? क्योंकि फिर बहुत गुस्सा लगती है, ऐसे में तो बहुत गुस्सा लगती है अगर मतलब जो खाने का मन है और वो नहीं मिलता है तो। सो लेट्स सी, मम्मा को बोला है बनाने को और आलू बोंडा खाने का मन हो रहा है, चटपट चटपट बहुत ज़्यादा। और ये बेबी बहुत चटपटा है, इसको पता नहीं क्या चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा नहीं पाती हूँ, लेकिन मेरा स्पाइसी खाने का मन होता है। स्पाइसी और थोड़ा सा तीखा सा और थोड़ा सा चटपटा सा, टैंगी सा। ये हालत देखो, मैं जैसे हालत में थी उठ के चली गई बाहर। और आकर के यहाँ स्विंग पर बैठी हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ। तो ये 35 और 36 वीक वाला जो फेज़ होता है ना, मतलब इन बिटवीन दैट, तो ये शायद ऐसे ही होता होगा। अभी फर्स्ट प्रेगनेंसी का कुछ याद नहीं है कि क्या होता था, क्या खाने का मन होता था। अभी इस समय टोटली डिफरेंट चल रही है सब कुछ चीज़ें।
बॉडी का वेट भी बढ़ गया है। और ये देखो बेबी हमारे चलो, मेरे बालों का कलर कैसा लग रहा है? अभी अच्छे से, एकदम अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। मतलब जब लॉन्ग हेयर थे तो इतने अच्छे से विजिबल नहीं होते थे, लेकिन जब से मैंने हेयर कट करवाया है, जो मैंने कलर करवाया था, मतलब हाइलाइट्स करवाई थी, एकदम अच्छे से दिख रहा है, बिल्कुल नेचुरल, बहुत ही प्यारा सा सन किस्ड हेयर है ना। आई एम लविंग दिस हेयर कट। जा रही हूँ वापस सोने, जा रही हूँ वापस सोने। अनिका सो रही है, अनिका के पापा भी सो रहे हैं, सब सो रहे, सिर्फ मम्मा उठी हैं, पापा उठ गए। तो मेरा आलू बोंडा बन के आ गया है, मम्मी ने बना दिया है और अभी 8:30 हो रहे हैं और मैं खाने जा रही हूँ। एंड फाइनली मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी आज ये खा करके। इट्स सो यमी, बहुत टेस्टी बना है। ये एनिका ने बनाया और उसे खा तो लो, खाते भी तो हैं इसे। तो मैंने आपको बताया ही था कि मुझे अभी और कुछ शॉपिंग करनी है, स्पेशली फॉर हॉस्पिटल बैग। और मैंने कई सारी चीज़ें अभी मंगवाई हैं न्यूबॉर्न बेबी के लिए और अपने लिए भी, जो मैं आपके साथ में अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ और दिखाती जाऊँगी मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज़ करी हैं। इनकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और फाइनल जो वीडियो होगा वो आपको दिखेगा मेरे हॉस्पिटल बैग वाले वीडियो में। तो मैंने अपने और बेबी के स्किन केयर के जो प्रोडक्ट है वो द मॉम्स्को के ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऑर्डर किए थे। और फर्स्ट मैंने ये टी ट्री वाला फेस वॉश लिया है, ऑयल कंट्रोल वाला बॉडी वॉश है निका का। और ये सरफेस क्लींजर है जो मैंने ट्राई करने के लिए लिया है, काफ़ी अच्छा रिव्यू था इसका। ऑल्सो मैंने वाटर वाइप्स का ये कॉम्बो था 2 का, ये परचेज़ किया है। एक और बॉक्स रिसीव हुआ है मुझे सेम ब्रांड से और इसमें मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट्स लिए थे न्यूबॉर्न बेबी के, पूरा कॉम्बो ही ले लिया था जो एसेंशियल होता है, अलग अलग से कुछ नहीं लिया। ज़्यादा बड़ा पैक नहीं है इसमें, स्किन केयर का छोटे छोटे पैक हैं, तो ये मुझे काम आ जाएंगे। और अनिका के लिए तो मैं ऑलरेडी यूज़ कर ही रही हूँ। ऑल्सो मैंने अपने लिए भी बॉडी वॉश लिया है और एक बेबी हग की मिल्की वाइप्स फ्री ही आई थी। एंड बेबी की जो रैश क्रीम है वो हिमालय की मैं लेना प्रेफर करती हूँ, यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, तो ये मैंने सेपरेट लिया है। पैम्पर्स के ही मैंने न्यूबॉर्न बेबी के डायपर्स लिए हैं, मैंने नैपीज़ भी बहुत सारे लिए हैं, बट इस बार मैंने पैम्पर्स के ये वाला जो टेप स्टाइल डायपर है इसका छोटा पैक लिया, पिछली बार मैंने बड़ा लिया था। ऑल्सो मैंने ब्रेस्ट पैड लिया है लव लैब का। एंड ये जो पीरियड पैंट्स आप देख रहे हैं ये मैंने क्लोविया से लिया है, विस्पर का भी मंगा के रखा है। ये कोई स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं है, मैंने वॉलपेपर लिया है। एंड नेक्स्ट ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्रिंटेड जो कपड़ा है ये एक्चुअली है नर्सिंग यानी फीडिंग कवर, मतलब इसको कवर करके आप बेबी को फीड करा सकते हो, पब्लिक में बहुत सही होता है। एंड लास्ट मैंने लिया है डायपर बैग। ऑल्सो इसके साथ मैंने एक स्टोरेज बैग भी लिया है जो कि चारों तरफ से ओपन है और इसमें इस तरह के कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। बेसिकली मैंने बेबी के स्किन केयर एंड एक्सेसरीज जो भी होती छोटी मोटी चीज़ें वो सब इसमें रखने के लिए ली है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है कि बेबी के सारे सामान में इंडिविजुअल अच्छे से रख सकूँ, तो इसमें मैं रख करके उसके रैक पे रखने वाली हूँ, काफ़ी हैंडी हो जाएगा मेरे लिए। अब बात करते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट के बारे में, जिसे एनएसटी हम कहते हैं। और ये जो टेस्ट होता है ये मोस्ट प्रोबेबली 8 मंथ में ही होता है अगर रिक्वायरमेंट होती है। मोस्टली डॉक्टर इसे उस केस में करते हैं जब आपको हल्के फुल्के से सर्वाइकल पेन या फिर एब्डोमिनल पेन आना शुरू हो जाते हैं, जो कि संकेत होते हैं नॉर्मल डिलीवरी का। और सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सब कुछ नॉर्मल डिलीवरी के लिए परफेक्ट होती हैं। ये जो टेस्ट है ये मेरा भी हुआ, पहली बार हुआ, लास्ट प्रेगनेंसी में नहीं हुआ था और मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। तो इसमें क्या होता है कि एनएसटी टेस्ट में, जिसे हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं, इसमें फिटल का हार्ट रेट और जो मूवमेंट होती है वो ट्रेस करी जाती है, उसे मॉनिटर किया जाता है कितने कितने सेकंड पे कितने टाइम पर ये मूवमेंट आ रही है, हार्ट रेट पल्स रेट कितनी है। एंड ऑल्सो जितनी बार भी आपको बेबी का मूवमेंट फील होता है उतनी बार आपको वहाँ पर बटन एक दी होती है, एक मशीन दी हुई होती है जिसमें आपको प्रेस करना होता है। और 2 जो मशीन होती हैं, आई डोंट रिमेंबर दैट्स नेम, मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी, तो वो आपके टमी पर लगाई जाती है जिससे कि बेबी का जो मूवमेंट होता है और हार्ट रेट होता है वो ट्रैक किया जाता है। ऑल्सो इसमें देखा जाता है कि जो मदर की बॉडी से बेबी की बॉडी को ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हो रही है वो प्रॉपर सप्लाई है या नहीं है, बच्चे की ग्रोथ सही है या नहीं है, मतलब सब कुछ सही होता है अगर इस
टेस्ट में, देन इट इज़ लाइक यू आर एलिजिबल फॉर नॉर्मल डिलीवरी। अगर बच्चे की डिलीवरी थोड़ी सी पहले हो रही है, मतलब कि 9 मंथ में ही हो रही है, 9 मंथ का 2nd वीक चल रहा है, तब भी हो रही है, तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बेबी की डिलीवरी यानी आपकी डिलीवरी 36 वीक के बाद 37 या फिर 38 वीक्स में भी होती है, तो भी बेबी नॉर्मल होता है और पूरी तरीके से मैच्योर होता है। ऑल्सो इसका जो डेवलपमेंट होता है वो भी सही होता है। ये सब चीज़ें हम इस टेस्ट के थ्रू जान सकते हैं। ये टेस्ट मेरा भी हो गया एंड एट द एंड सब कुछ नॉर्मल था एंड डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि अगर मेरी डिलीवरी थोड़ी अर्ली होती है, अर्ली 9 मंथ्स में होती है, यानी कि 2nd वीक ऑफ 9 मंथ्स का होता है, 37 या फिर 38 वीक्स में भी अगर डिलीवरी हो जाती है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, बेबी बिल्कुल हेल्थी होगा और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टिल उन्होंने बेबी के लंग्स को कोई इशू नहीं हो फॉर द सेफ साइड, तो उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शंस भी दिए। एक इंजेक्शन मुझे आज लगा है और एक इंजेक्शन मुझे कल लगेगा। और अभी ये जो इंजेक्शन है ये मोस्ट कॉमनली सभी प्रेग्नेंट लेडीज़ को दिया जाने लग गया है। तो अगर आपको भी डॉक्टर एडवाइस करती है तो आप परेशान मत होइए, डरिए मत, ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ होती है और फॉर द सेफ साइड डॉक्टर इससे आपको लगाते हैं। इससे आपको या फिर बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी रहती है और डिलीवरी बहुत ही आसानी से हो जाती है।